जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के बारे में पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट 2 में इंडस्ट्री के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं और भी दो थोड़ा और पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस पार्ट 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों इंडस्ट्री का फर्स्ट पार्ट थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, क्या क्या हमने उसमें पढ़ा था। अगर हम दोस्तों मैंने आपको उसमें दोस्तों इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था कि ये आपका दोस्तों उद्योग क्या होता है। उद्योग दोस्तों हम विनिर्माण की जो इकाई होती है उसको हम उद्योग कहते हैं। विनिर्माण क्या होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है कि विनिर्माण का मतलब होता है कि जब हम किसी भी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, वही आपका विनिर्माण होता है यानी मैन्युफैक्चरर कहलाता है। यानी दोस्तों विनिर्माण आप ऐसे समझ सकते हो कि हम किसी भी कच्चे माल से जब किसी नए किस इस कच्चे माल से दोस्तों जब कोई नई वस्तु बनाते हैं या नई वस्तु का निर्माण करते हैं, वही आपका विनिर्माण कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था, जैसे कि हम कृषि करते हैं, कृषि में दोस्तों गन्ना को उगाते हैं, फिर गन्ना को दोस्तों आप मिलों में भेजकर फिर गन्ना से हम चीनी का उत्पादन कर लेते हैं, चीनी का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीनी आपकी क्या है, ये चीनी आपकी नई वस्तु है जो कि हमें दोस्तों गन्ना से प्राप्त हुई है चीनी। इसी तरीके से दोस्तों कपास, कपास से आप याद रख सकते हो, कपास क्या होती है दोस्तों, यह भी एक कच्चा माल होता है दोस्तों। और कपास के जो दोस्तों कपास को फिर मिलों में भेजकर फैक्ट्रियों में भेजकर इसको फिर इसके दोस्तों रेशे निकाले जाते हैं, फिर उनसे आपका कपड़ा का निर्माण होता है। तो कपड़ा आपका दोस्तों जो नया वस्तु बनता है, इसी को हम विनिर्माण के नाम से जानते हैं। और इसके वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके वर्गीकरण में दोस्तों हम खनिजों के आधार पर दोस्तों उद्योगों को पढ़ते हैं, और आपका दूसरा हो गया कृषि के आधार पर, और तीसरा हो गया दोस्तों आपको वनस्पति के आधार पर हमें उद्योग देखने को मिलते हैं। खनिज के आधार पर दोस्तों हमने पढ़ा था इस्पात उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग, और आपका एल्युमिनियम उद्योग के बारे में जाना था। और दोस्तों कृषि में आपका चीनी उद्योग के बारे में जाना था, और दूसरा दोस्तों कपड़ा उद्योग के बारे में जाना था। और हमने दोस्तों वनस्पति आधारित जो उद्योग देखे थे वो आपका कागज था, कागज उद्योग थे, और आपका रेशम के उद्योग थे। और जिसमें से दोस्तों हमने इस्पात उद्योग के बारे में भी पढ़ा था, और आपका एल्युमिनियम उद्योग के बारे में भी पढ़ा था। लौह इस्पात में दोस्तों हमने जाना था कि लौह इस्पात का जो दोस्तों मैंने आपको एक एक दोस्तों इसमें एक फैक्ट बताया था लौह इस्पात में मैंने आपको बताया था लौह इस्पात उद्योग को हम दोस्तों आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक आपको दोस्तों नोट में याद रखना है कि इसको हम आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। आपका लौह इस्पात उद्योग दोस्तों आधारभूत उद्योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमने दोस्तों इसमें जाना था कि जब हम लोहा इस्पात उद्योग में जो कच्चा माल होता है वो आपका लोहा होता है और आपका कार्बन होता है, और इन दोनों को मिलाकर हमें जो इससे नया प्रोडक्ट बनकर जो मिलता है वो आपका दोस्तों स्टील हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जो पहला प्रथम जो लोह इस्पात कारखाना था वो आपका 1874 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में खोला गया था। प्रथम जो दोस्तों लौह इस्पात कारखाना था वो आपका 1874 में कुल्टी जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पर खोला गया था। इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत डीप स्टडी की थी आपकी लौह इस्पात उद्योग के बारे में, एक एक पॉइंट बताया था। और दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया भी था जो कि आपके जो कुछ प्लांट जो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके दोस्तों लौह इस्पात के जो प्लांट खोले गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके तीन दोस्तों आपके आयरन स्टील प्लांट खोले गए थे, जिसमें से एक आपका भिलाई था। भिलाई आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ में खोला गया था यूएसएसआर की मदद से। एक दोस्तों दुर्गापुर था जो कि आपका
दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में खोला गया। ये यूके की मदद से खोला गया था। एक दोस्तों राउरकेला था, यह राउरकेला आपका उड़ीसा में था, जो कि जर्मनी की मदद से खोला गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपका बोकारो, जो कि झारखंड में खोला गया था यूएसएसआर के मदद से। और दोस्तों इस तरीके से हमने कई सारे उद्योगों के बारे में, कुछ आयरन प्लांट के बारे में जाना था इस। और उसके बाद दोस्तों हमने एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देखा था। इसका जो एल्युमिनियम उद्योग में दोस्तों जो इसका कच्चा माल होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट को जब हम जब दोस्तों कारखानों में ले जाते हैं तो फिर हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। और एल्युमिनियम का जो फर्स्ट आपका कारखाना खोला गया था वो 1937 में जेके नगर में दोस्तों खोला गया था, वेस्ट बंगाल में, जो कि दोस्तों आसनसोल जिले के अंतर्गत अंदर आता है। आपका जेके नगर जो है वो आसनसोल जिला है आपका वेस्ट बंगाल का, उसके अंतर्गत आता है, उसके अंदर आता है आपका। और आपके एल्युमिनियम के कुछ दोस्तों प्लांट थे, जैसे आपका बाल्को था। बाल्को की अगर हम बात करते हैं तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है भारत पे एल्युमिनियम आपका कंपनी हो जाएगी। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1965 में यूएसएसआर की मदद से इसको खोला गया था। और इसको जो दोस्तों प्लांट जो लगाया गया था एल्युमिनियम निकालने के लिए, वो आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में निकाला गया था। और यहाँ पर जो दोस्तों बॉक्साइट के जो बॉक्साइट सप्लाई होता था वो आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता था। इसी तरीके से हमने हिंडाल्को के बारे में जाना था। हिंडाल्को आपका दोस्तों हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहते हैं इसको। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी हिंडाल्को की। और ये यूएसए की मदद से इसको बनाया गया था हिंडाल्को को। इसका रेणुकूट में दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, वहाँ पर आपका ये हिंडाल्को स्थित है, वहाँ पर प्लांट खोला गया। और यहाँ पर दोस्तों लोहरदग्गा झारखंड से बॉक्साइट का जो माल सप्लाई होता है, बॉक्साइट का कच्चा माल जो सप्लाई होता है वो आपका लोहरदग्गा झारखंड से होता है। लास्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था एक नालको। नालको आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की जिसे कहते हैं, और इसका जो प्लांट खोला गया था वो दामनजोड़ी उड़ीसा में खोला गया था नालको का। और आपका जो बॉक्साइट यहाँ पर आता है वो आपका पूर्वी घाट से आता है, पूर्वी घाट से सप्लाई होता है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था मालको। मालको के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इसका 1965 में इसका प्लांट खोला गया था और ब्रिटेन की मदद से ये खोला था मालको। और दोस्तों प्लांट जो खोला गया था वो मैट्टूर तमिलनाडु में इसको खोला गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट ये याद हुए होंगे दोस्तों। दोबारा से मैंने रिवीजन करा दिया। अब सेकंड दोस्तों हमारा है उद्योग सीमेंट उद्योग। सेकंड दोस्तों हमारा कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए भी दोस्तों कारखाने खोले गए थे। तो सीमेंट उद्योग का जो पहला कारखाना खोला गया था वो आपका 1904 में खोला गया था। और मद्रास चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में दोस्तों इसको खोला गया था सीमेंट उद्योग का पहला प्लांट। और दोस्तों आपका तमिलनाडु का पुराना नाम आपका मद्रास है, तो आप चेन्नई याद रख सकते हो। चेन्नई में पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया था। और लेकिन दोस्तों ये आपका असफल रहा था, ये आपका असफल रहा, यानी कि यह सफल नहीं हो सका। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट जो प्रथम सफल जो कारखाना खोला गया था सीमेंट का, वो आपका गुजरात के पोरबंदर में खोला गया था। गुजरात राज्य का दोस्तों एक स्थान है पोरबंदर, पोरबंदर में खोला गया था दूसरा कारखाना। लेकिन ये दोस्तों पहला सफल कारखाना कारखाना रहा था सीमेंट का, 1912 में खोला गया था इसको। और अगर दोस्तों हम कपड़ा उद्योग की बात करते हैं, कपड़ा उद्योग के भी कुछ कारखाने खोले गए थे। कपड़ा उद्योग कह सकते हो आप, या सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं, इसी को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दोस्तों आपका सर्वाधिक रोजगार देखने को मिलता है आपके कपड़ा यानी सूती वस्त्र उद्योग में दोस्तों सर्वाधिक रोजगार देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और प्रथम दोस्तों जो कपड़ा उद्योग का पहला जो प्लांट खोला गया था वो आपका 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लिस्टर में दोस्तों इसको खोला गया था। लेकिन यह 1818 वाला ये दोस्तों असफल रहा था, यह आपका सफल नहीं हो सका कपड़ा उद्योग, पहला सूती वस्त्र उद्योग आपका। और यह दोस्तों जो पहला सफल कारखाना रहा था वो आपका 1854 में खोला गया था मुंबई में।
और जो कि दोस्तों एक उद्योगपति थे जिनका नाम था काबस जी डावर। काबस जी डावर के द्वारा इसको कपड़ा उद्योग को दोस्तों खोला गया था और 1854 में मुंबई में खोला गया था और यह आपका दोस्तों फेमस, ये आपका सफल भी रहा था। एक दोस्त एक एक दोस्तों शहर है मैनचेस्टर, जो कि आपका दोस्तों इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर दोस्तों आपका यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। यह आपका कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए हमारे भारत में भी दोस्तों जहाँ कपड़ा ज़्यादा, कपड़ाओं के जो क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध है उनको मानचेस्टर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी के जब कोई फेमस होता है तो उसके आधार पर उसकी तुलना करने के लिए दूसरे का नाम रख दिया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे भारत का जो मैनचेस्टर है, यानी कि दोस्तों सूती वस्त्र के लिए जो भारत का प्रसिद्ध जो स्थान है, तो वो दोस्तों उनको भी हम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। उनका भी मैनचेस्टर नाम रख दिया गया है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो जो इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, और जो कि सूती वस्त्र के लिए है दोस्तों, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से हमारे भारत में दोस्तों कुछ स्थान है, भारत के भी दोस्तों प्रसिद्ध स्थान है, और उनको भी मैनचेस्टर के नाम से ही दोस्तों उनको भी जाना जाता है। मैनचेस्टर का नाम उनको भी रख दिया गया है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो दोस्तों आपका अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके कपड़ा उद्योग देखने को मिलते हैं। यानी कपड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर, जो कि अहमदाबाद कहलाता है। और हमारे उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो आपका कानपुर है, उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। और दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर की बात करें तो वो आपका दोस्तों कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये कपड़े उद्योग के आपके कारखाने हो गए, और जो आपके दोस्तों स्थान जो प्रसिद्ध हैं भारत के, वो भी हो गए। ये आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों चीनी उद्योग यानी कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो चीनी उद्योग का पहला जो प्लांट खोला गया था, पहला जो कारखाना मिल खोला गया था वो आपका बेतिया में खोला गया था, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। और यह दोस्तों आपका सफल नहीं रहा। 1840 में ये खोला गया था, लेकिन दोस्तों ये असफल रहा। आप कह सकते हो ये असफल रहा। फिर दूसरा दोस्तों आपका जो चीनी उद्योग जो खोला गया था वो यूपी की दोस्तों एक जगह है देवरिया प्रतापपुर के अंदर आती है दोस्तों। यहाँ पर 1903 में है आपका चीनी उद्योग खोला गया था। और अभी वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करते हैं चीनी उत्पादन में जो राज्य शीर्ष राज्य है, अभी तो दोस्तों फिलहाल में ये आपका 2022 का डेटा है। 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो महाराष्ट्र है, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश है। आपका दोस्तों 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो आपका यूपी है। तो आपका दोस्तों चीनी उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है अभी वो उत्तर प्रदेश है, और गन्ना के उत्पादन में भी शीर्ष राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। यानी आपका दोस्तों चीनी के उत्पादन में और आपके गन्ना के उत्पादन में, दोनों के उत्पादन में भी जो शीर्ष राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी आप कह सकते हो। दोस्तों गन्ना से संबंधित कुछ अनुसंधान, कुछ रिसर्च सेंटर भी दोस्तों पता होने चाहिए। जो जो दोस्तों हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान जो स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है। और जो दोस्तों राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कानपुर में स्थित है। गन्ना से अगर संबंधित दोस्तों रिसर्च जो की जाएगी वो आपकी लखनऊ में की जाती है, और चीनी से जो रिलेटेड रिसर्च की जाती है वो आपकी कानपुर में की जाती हैं। और दोस्तों गन्ना की जो ब्रीड है, गन्ना की जो कौन कौन सी ब्रीड है, और उसका जो गन्ना प्रजनन संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। गन्ना का जो प्रजनन संस्थान है दोस्तों वो आपका कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि आपका तमिलनाडु में दोस्तों पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। और नेक्स्ट दोस्तों हम उर्वरक उद्योग के बारे में जानते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों उर्वरक जो क्या होते हैं, उर्वरक जैसे हम जो खेतों में जो डालते हैं वही आपके दोस्तों उर्वरक होते हैं।
अगर हम दोस्तों बात करते हैं जो पहला उर्वरक का जो कारखाना खोला गया था, फर्स्ट जो प्लांट खोला गया था वो आपका 1906 में खोला गया था रानीपेट में दोस्तों। तमिलनाडु में इसको खोला गया था। रानीपेट आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों जो दूसरा जो आपका कारखाना है आपका है ये दोस्तों 19 सेंद्रीय उर्वरक कारखाना ये आपका दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 1951 में दोस्तों इसको खोला गया था झारखंड में। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं जो हमारा सेंद्री का जो उर्वरक कारखाना है यह आपका दोस्तों प्रारंभ प्रारंभ जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। लेकिन ये दोस्तों आपका 2002 में ये बंद भी हो गया। ये 2002 में यह बंद भी हो गया। और इसकी जो नींव डली थी सिंदरी उर्वरक कारखाने की वो आपकी 1934 में डली थी। लेकिन यह जो प्रारंभ हुआ था वो 1951 में हुआ था। और बाद में ये सिंदरी उर्वरक कारखाना ये 2002 में बंद हो गया। और यह दोस्तों 1906 में जो रानीपेट का जो कारखाना था यह आपका सुपर सुपर फास्फेट का कारखाना था। जो आपका उर्वरक कारखाना है ये दोस्तों ये आपका दोस्तों सुपर फास्फेट का कारखाना था। ये आपका सुपर फास्फेट का कारखाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं ये आपको उर्वरक दोस्तों समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आपको ये दोस्तों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा भी जाता है। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में पहला कारखाना उर्वरक उद्योग खोला गया था। उर्वरक कारखाना खोला गया था जो कि दोस्तों हम इसे सुपर फास्फेट का कारखाना भी कहते हैं। दूसरा आपका दोस्तों ये सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला गया था 1951 में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये झारखंड में स्थित है 2002 में। लेकिन ये दोस्तों आपका बंद भी हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जूट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जूट यानी कि जूट जो कृषि पर आधारित जो उद्योग थे। और अगर हम दोस्तों बात करें जो जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन वो करता है वो आपका वेस्ट बंगाल करता है। जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो शीर्ष राज्य है वो आपका वेस्ट बंगाल है। और इसका जूट का जो दोस्तों जूट एग्रो का बेस्ट इंडस्ट्री का जो कारखाना पहला जो खोला गया था वो आपका 1855 55 में दोस्तों रिसरा में खोला गया था। पहला जो दोस्तों प्लांट जूट का जो प्लांट था जो पहला जो कारखाना था वो आपका रिसरा में खोला गया था दोस्तों। और रिसरा में वो भी दोस्तों 1855 में। और यह आपका दोस्तों रिसरा कहाँ पड़ता है कोलकाता के अंदर आता है दोस्तों। कोलकाता आपका एक वेस्ट बंगाल का सिटी है दोस्तों। और ये इस प्लांट के पास में दोस्तों आपकी हुगली नदी स्थित थी। यानी कोलकाता जो दोस्तों स्थित है वो आपका हुगली नदी पर ही पड़ता है। तो इसलिए आप कह सकते हो ये प्लांट जो स्थित है वो आपका हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हम उद्योग के बारे में बात करते हैं जो कागज उद्योग पेपर था। कागज उद्योग यानी पेपर जो इंडस्ट्री है अगर इसके बारे में बात करें तो जो पहला कागज जो कारखाना खोला गया था पहला जो कागज उद्योग का कारखाना खोला गया था फर्स्ट जो प्लांट था वो 1832 में इसको खोला गया था। श्री रामपुर वेस्ट बंगाल में दोस्तों खोला गया था। लेकिन यह असफल रहा था। लेकिन यह दोस्तों असफल रहा था। सफल नहीं हो पाया था। और जो दोस्तों दूसरा जो पहला यानी कि जो फर्स्ट सफल प्लांट जो रहा था वो 1870 में खोला गया था बालीगंज वेस्ट बंगाल में। पहला दोस्तों आपका जो ये श्री रामपुर वेस्ट बंगाल में खोला गया था ये असफल रहा था। और बालीगंज में जो खोला गया था वो आपका दोस्तों सफल रहा था। अगर हम दोस्तों बात करें जो जो दोस्तों एक मिल खोला गया था जिसका नाम है नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल। ये आपका पॉइंट याद रखना है दोस्तों। पहला कि नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर जो मिल खोला गया था वो 1904 में खोला गया था। 1904 में दोस्तों इसको खोला गया था आपका।
और अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की, तो ये आपका दोस्तों जो कारखाना खोला गया था ये 1904 नहीं है, ये दोस्तों 1955 में खोला गया था। कब खोला गया था दोस्तों इसको? इसको 1955 में इसको खोला गया था। और यह दोस्तों नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर जो मिल है वो आपका नेपानगर मध्य प्रदेश में इसको खोला गया था। नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल क्यों खोला गया था दोस्तों? यहाँ पर ये आपके जो अखबार बनते हैं, अखबार का कागज बनाने वाली दोस्तों प्रथम कारखाना था यह। अखबार अखबार कागज बनाने वाली जो प्रथम जो कारखाना था वो आपका दोस्तों नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल था। नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल था। और यह यहाँ पर दोस्तों पहला आपका न्यूज़ प्रिंट पेपर बनाया जाता था। यानी नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल में आपका अखबारी कागज बनाया जाता था। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी स्थापना इस इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1968 में हुई थी। इसकी स्थापना 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना जो की गई थी वो आपकी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल में दोस्तों आपके जो रुपए नोट होते हैं, जो नोट होते हैं और स्टाम्प पेपर के जो कागज होते हैं, इन कागजों का उत्पादन किया जाता था। और आपके नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल में दोस्तों अखबारी कागजों का आपका उत्पादन किया जाता था, वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता था। ये पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो उद्योग है आपका पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग में दोस्तों आप सभी जानते हो कच्चे पेट्रोलियम उद्योग में क्या होता है कि जो कच्चा तेल होता है वो दोस्तों आपके रिफाइनरियों में जाता है। और इन रिफाइनरियों में से ही दोस्तों आपके वायुयान का तेल हो गया, सीएनजी गैस हो गई, एलपीजी गैस हो गई, मोम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गई। और मिट्टी के तेल दोस्तों इस कच्चे तेल से ही बनाए जाते हैं। जो दोस्तों आपके क्रूड ऑयल होता है वो आपका रिफाइनरियों में जाएगा। फिर वो आपका दोस्तों अलग अलग तरीका से अलग अलग टेम्परेचर पर दोस्तों आपका ये गैस हो गई और ये तेल हो गई इनको बनाता है। तो दोस्तों भारत में पहली जो रिफाइनरी खोली गई थी पेट्रोलियम उद्योग के लिए, वो आपकी असम के डिगबोई में खोली गई थी। असम के दोस्तों डिगबोई में ये आपकी खोली गई थी। वर्तमान में आपकी दोस्तों 23 रिफाइनरी हैं। वर्तमान में दोस्तों आपकी 23 रिफाइनरी हैं। इनके बारे में आपको भी बताएंगे दोस्तों 23 रिफाइनरियों के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर पॉइंट एक आपको याद रखना है, जो हमारे आधारभूत जो उद्योग हैं, जो कोर इंडस्ट्री है वो आपकी 8 है। जो दोस्तों आपकी जो आधारभूत जो कोर इंडस्ट्री है वो आपकी 8 है, जो आप कह सकते हो जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल देते हो। जो दोस्तों दूसरे उद्योगों को कच्चा माल देते हो, उन्हीं को दोस्तों हम कोर इंडस्ट्री के नाम से कोर इंडस्ट्री कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 कौन कौन सी है वो भी जानते हैं। 8 हमारी कोर इंडस्ट्री, एक आपकी रिफाइनरी हो गई, और एक दोस्तों बिजली हो गई, स्टील हो गया, और एक आपका कोयला हो गया, और एक कच्चा तेल हो गया, और एक प्राकृतिक गैस, एक सीमेंट हो गई, और एक आठवां हो गया और वर्क। ये हमारी दोस्तों आठों की आठ आपकी कोर इंडस्ट्री है आपकी दोस्तों। आधार आधारभूत उद्योग हैं दोस्तों, ये हमारे बेस वाले उद्योग हैं। और ये आठों के आठों जो उद्योग हैं दोस्तों आपके, अगर हम इनकी बात करते हैं, 8 जो हमारे प्रमुख उद्योग हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो ये आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनको शामिल किया गया है। ये दोस्तों जो हमारी 8 की 8 जो हैं कोर इंडस्ट्री, इनको औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में इनको शामिल किया गया है। और इनमें दोस्तों इसमें इसका इन कोर इंडस्ट्रियों का 40.27% हिस्सा रहता है। आप दोस्तों इसको कह सकते हो IIP, या आप कह सकते हो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
इसमें इनको दोस्तों 8 को कोर इंडस्ट्रियों को शामिल किया गया है। और इसमें जो हिस्सा होता है इनका 40% इन 8 इंडस्ट्रियों का दोस्तों, 8 जो कोर इंडस्ट्री है इनका दोस्तों इसमें हिस्सा रहता है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ये आईआईपी जो है हमारा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो है, ये है क्या? तो ये दोस्तों हमारा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक है, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधि है उस पर नज़र रखता है। ये आपका दोस्तों किस पर नज़र रखता है? जो हमारी अर्थव्यवस्था व्यवस्था में जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उनकी गतिविधियों पर ये नज़र रखता है आपका औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। और इसको जो जारी करता है वो आपका दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसे हम सीएसओ के नाम से जानते हैं। जिसे हम दोस्तों सीएसओ के नाम से जानते हैं, इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको जारी करता है। और यह दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो आपका सांख्यिकी और एक दोस्तों मंत्रालय जिसका नाम है मॉस्पी, आप याद रख सकते हो, जिसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है आपका दोस्तों सीएसओ। इस हिंदी में अगर दोस्तों बात करते हैं तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत आपका सीएसओ आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, यानी कि जो दोस्तों पब्लिक सेक्टर के जो आपके उद्यम है, जो दोस्तों उद्यमी हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को दोस्तों हम पीएसयू कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से नाम से इसको जाना जाता है। ये दोस्तों पीएसयू क्या होता है? पीएसयू आपका दोस्तों होता है केंद्र सरकार की जो कंपनियां होती हैं, केंद्र सरकार की जो कंपनियां होती हैं उसको हम दोस्तों पीएसयू कहते हैं। केंद्र सरकार की कंपनियों को हम दोस्तों पीएसयू के नाम से जानते हैं। और ये कंपनियां दोस्तों आपकी ये जो केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को दोस्तों आप कह सकते हो ये सीपीएसई क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, जिसे हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कहते हैं। आप जिसे दोस्तों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कह सकते हो। यानी दोस्तों वो कंपनियां जो आपकी सीपीएसई यानी कि केंद्रीय, इसकी दोस्तों हिंदी भी लिख दे रहा हूं मैं, केंद्रीय सार्वजनिक ऐसी कंपनियां दोस्तों वह जो कंपनियां ऐसी कंपनियां जो सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी आप कह सकते हो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियां हैं, सिर्फ उन्हीं को ही दोस्तों आपका स्टेटस मिलता है। आपकी दोस्तों जो कुछ कंपनियां जिन्हें जो सीपीएसई की क्षेत्रीय की जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, उनको आपका मिनी रतन, महारतन, मिनी रतन और आपकी दोस्तों नवरत्न, इन इन इनका जो दर्जा मिलता है वो आपकी सीपीएसई कंपनियों को ही मिलता है। इन सीपीएसई कंपनियों में दोस्तों जो होता है 51% जो शेयर होता है वो केंद्र सरकार का होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इनको दोस्तों सीपीएसई कंपनियों को आपका जो रेगुलेट करता है वो आपकी सरकार करती है, जो गवर्नमेंट इनको चलाती है। और दोस्तों कुछ मापदंड होते हैं, कुछ मापदंडों के आधार पर कुछ माप इन जो ये कंपनियां होती हैं, कुछ दोस्तों कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों को कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। उसके आधार पर दोस्तों आपकी ये सीपीएसई जो कंपनियां वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। एक दोस्तों आपकी महारत्न कंपनी, और एक आपकी नवरत्न कंपनी, एक आपकी मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न में तो भी दोस्तों आपकी 2 श्रेणी आती हैं, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड। आपकी दोस्तों पहले कंपनी जो बनेगी वो मिनी रत्न बनेगी। फिर आपकी दोस्तों इसकी जो आपके मापदंड होंगे वो पूरा करने के बाद आपकी नवरत्न बनती है। और फिर नवरत्न को दोस्तों कंपनियों को कुछ अपने मापदंड पूरा करने के बाद इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। तो हमारे जो भारत में दोस्तों वर्तमान में अब अगर बात करते हैं, अगर दोस्तों अभी के टाइम पर बात करें
तो महारत्न जो कंपनियां हैं वो आपकी दोस्तों 13 हो चुकी हैं, और आपकी दोस्तों जो नवरत्न कंपनियां हैं वो आपकी 16 हो चुकी हैं, और मिनी रत्न जो कंपनियां हैं वो दोस्तों आपकी 74 हो चुकी हैं। वो भी दोस्तों डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, अगर हमारी कोई नवरत्न कंपनी है तो इसको महारत्न का दर्जा किस तरीके से मिलेगा। पहली बात तो दोस्तों, ये कंपनी जो है वो आपकी शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए। पहली एक ये क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, पहला ये वाला एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई नवरत्न कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो वो पहले तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए, और पहले नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। पहले वो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए और शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए, और उस कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25,000 करोड़ उसका सालाना टर्नओवर होना चाहिए। और नेटवर्थ जो होनी चाहिए उस वो आपकी 15,000 करोड़ होनी चाहिए। वो टोटल दोस्तों एवरेज 3 साल की होनी चाहिए। 3 साल की जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए। और जो नेट जो प्रॉफिट है, जो दोस्तों 3 साल के अंदर में 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 5,000 करोड़ होना चाहिए। दोस्तों शुद्ध लाभ जो है वो आपका 3 वर्ष का कैलकुलेट किया जाता है, वो लाभ होना चाहिए 5,000 करोड़ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये क्वालिटी समझ में आई होगी कि महारत्न कंपनी को बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो वो आपकी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, और फिर वो आपकी दोस्तों पहली नवरत्न कंपनी बन चुकी हो। फिर उसकी दोस्तों जो सालाना टर्नओवर होना चाहिए वो आपका 25,000 करोड़ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 3 साल की वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए। और लास्ट में जो उसका शुद्ध लाभ होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए 5,000 करोड़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों मैंने आपको कुछ 23 रिफाइनरियों के बारे में बताया था, रिफाइनरियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कौन कौन सी रिफाइनरी है। पहली दोस्तों हमारी जो रिफाइनरी है वो आपकी डिगबोई तेल की रिफाइनरी है। और डिगबोई तेल की रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं तो यह दोस्तों आपकी डिगबोई स्थान पड़ता है असम में। और इस पे जो दोस्तों अधिकार है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन आपकी ये डिगबोई तेल रिफाइनरी आती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस पर जो दोस्तों आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है तेल की यह एक कंपनी है। इसके अधीन जो रिफाइनरी आती है वो आपकी डिगबोई तेल की रिफाइनरी आती है। और दूसरी जो दोस्तों रिफाइनरी है वो नुमलीगढ़ तेल की रिफाइनरी है। वो दोस्तों नुमालीगढ़ स्थान है, असम में आता है। और इस पर दोस्तों ये आपके जो अधीन है, इस पर जो दोस्तों कब यानी आप कह सकते हो ये आपकी जो कम रिफाइनरी नुमलीगढ़ तेल रिफाइनरी ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडियन और असम सरकार के अधीन आती है। यानी दोस्तों इन कंपनियों का इन पर आपका अधिकार है। और नेक्स्ट है तीसरी गुवाहाटी गुवाहाटी तेल रिफाइनरी। दोस्तों आपको ये नॉर्मली याद हो जाएंगे क्योंकि जिस स्टेट्स में जो ये रिफाइनरी है उन स्थानों के नाम से इन कम रिफाइनरियों का नाम रखा गया है। तो दोस्तों गुवाहाटी तेल रिफाइनरी में गुवाहाटी में आपके असम में पड़ता है। इस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। और बंगाई गांव तेल रिफाइनरी दोस्तों बंगाई गांव आपका असम में पड़ता है। इस पे भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों विशाखापट्टनम रिफाइनरी, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है दोस्तों विशाखापट्टनम। इस पे दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का दोस्तों अधिकार है। नेक्स्ट है तातीपाक तेल रिफाइनरी दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस पे तेल प्राकृतिक गैस लिमिटेड का अधिकार है। सातवीं है बरौनी तेल रिफाइनरी, इस पर बरौनी जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों। इस पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात तेल, यह आपका कोयाली स्थान पड़ता है गुजरात में दोस्तों। इस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। एक है दोस्तों आपका जामनगर तेल रिफाइनरी, यह आपके गुजरात में जामनगर में पड़ता है गुजरात में दोस्तों। इस पे रिलायंस इंडस्ट्री का अधिकार है। और एक दोस्तों आपका ये घरेलू टैरिफ क्षेत्र है, और एक दोस्तों स्पेशल जोन में रखा गया है जामनगर तेल रिफाइनरी को गुजरात में दोस्तों। इसमें भी आपका रिलायंस इंडस्ट्री का ही अधिकार है। और एक है दोस्तों एसआर रिफाइनरी, ये दोस्तों बाडनार गुजरात में पड़ता है। इस पे एसआर ऑयल का अधिकार है।
एक है पानीपत दोस्तों, जो कि ये पानीपत हरियाणा में पड़ता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है इस पर। और एक है कोच्चि, तो दोस्तों कोच्चि केरल में पड़ता है, इस पे भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। और नेक्स्ट है दोस्तों मैंगलोर तेल रिफाइनरी, यह मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, इस पे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का अधिकार है। और 15 में भी है दोस्तों मुंबई तेल रिफाइनरी, इस पर मुंबई में स्थित है, मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, इस पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। एक है दोस्तों मुंबई माहुल तेल और रिफाइनरी है, माहुल दोस्तों आपका महाराष्ट्र में आता है, इस पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। एक है दोस्तों बीना तेल रिफाइनरी, ये आपका बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है, इस पे भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड का अधिकार है। एक आता है आपका पारादीप तेल रिफाइनरी है दोस्तों, पारादीप उड़ीसा में आता है आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का इस पे अधिकार है। इस तरीके से दोस्तों आपका नेक्स्ट है हल्दिया तेल रिफाइनरी, इस पे हल्दिया पश्चिम बंगाल में आता है दोस्तों, आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का दोस्तों इस पर अधिकार है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी दोस्तों, भटिंडा में आपकी पड़ती है, और HPCL का इस पर दोस्तों अधिकार है मित्तल एनर्जी लिमिटेड के साथ। और 21 में मनाली तेल रिफाइनरी है दोस्तों, मनाली आपका तमिलनाडु वाला है, इस पे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। 22 में दोस्तों नागपट्टनम तेल रिफाइनरी, इस पर नागपट्टनम तमिलनाडु का आता है दोस्तों, नागपट्टनम, इस पे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का लिमिटेड का अधिकार है। एक है दोस्तों आपकी मथुरा तेल रिफाइनरी, ये आपकी मथुरा में दोस्तों पड़ती है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आता है आपका, इस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिकार है। और दोस्तों कुछ है आपकी कंपनी, ये आपकी महारत्न कंपनी हो गई दोस्तों। महारत्न कंपनी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी 13 हो चुकी है वर्तमान में। महारत्न कंपनी बात 13 हो चुकी है दोस्तों, इसमें से हम बात करते हैं पहली जो महारत्न कंपनी है वो हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और तीसरी है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और एक कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1974 में दोस्तों मुंबई में हुई थी। साथ में ये ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और देहरादून में दोस्तों इसकी स्थापना की हुई थी, देहरादून में। और नेक्स्ट है दोस्तों आपकी राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड, जिसे हम NTPC कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और एक है दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एक है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका स्थापना 1986 में दोस्तों हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एक है दोस्तों REC कॉरपोरेशन, और REC कॉरपोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसकी हेडक्वार्टर जो स्थित है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। ये आपकी सितंबर 2022 में यह दोस्तों आपकी महारत्न कंपनी बनी थी। ये दोस्तों आपकी 12 ही हो गई, और 13 में ही आपकी अभी दोस्तों बनी है आपकी, जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये इस तरीके से आपकी दोस्तों 13 हो गई महारत्न कंपनियां। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारी जो मिनी नवरत्न जो कंपनियां हैं दोस्तों, नवरत्न कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी 16 हैं। कितनी है दोस्तों? 16 नवरत्न कंपनियां हैं। पहली की अगर हम बात करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है दोस्तों, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, और बंगलुरु इसका मुख्यालय स्थित है। आप दोस्तों इसको याद रख सकते हो, भेल करके, भेल भी इसको कहते हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दोस्तों इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर की एनएलसी इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, जिसका हम नएवेली लिग्नाइट कहते हैं। नएवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एक है दोस्तों आपकी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना 1981 में दोस्तों हुई थी उड़ीसा में। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है। ये दोस्तों आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड आपका अब महारत्न बन गया है, मिनी रत्न नहीं रहा है। बहुत सॉरी दोस्तों, नवरत्न रहा नहीं रहा है। अब हमारा 8वां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी दोस्तों महारत्न बन गया है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आप दोस्तों इसमें से ये याद रख सकते हो, ऑयल इंडिया मैंने ऊपर बताया नहीं। ऑयल इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दोस्तों नेक्स्ट है महानगर निगम इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है महानगर निगम लिमिटेड का। एक है दोस्तों कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और एक है 11वें में दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी हैदराबाद में। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है, यहाँ पर ही बता देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में। बाकी की ये हमारी दोस्तों दो इसमें से हट गई, दो मैंने आपको दोस्तों इसमें से कैंसिल करा दी, तो आपकी 11 रह गई। अब नेक्स्ट दोस्तों हम 12 नंबर की बताते हैं आपको। 12 नंबर में आप दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसको याद रखना। आप इसको आरसीपी करके याद रख सकते हो। आप कह सकते हो राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। इसकी स्थापना आपकी दोस्तों 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों नेक्स्ट है 13वीं नंबर की हमारी, इसका है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 2003 में इसकी स्थापना हुई है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 14 नंबर का, इसको दोस्तों हम ONGC कहते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका हैवी हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी राइट्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है दोस्तों। और इसका एक हेडक्वार्टर है आपका गुड़ गुड़ग्राम में। और जो कि हरियाणा में आपका पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लास्ट है इरकॉन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1976 में हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है।
इस तरीके से दोस्तों हमारे ये सभी के सभी मिनी रतन हो गया, महारतन हो गया, ये सभी कंपनी हो गई दोस्तों आपकी। और मैंने आपको साथ ही साथ में दोस्तों ये रिफाइनरी जो है हमारी 23 है, रिफाइनरी के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपको थोड़ा एक पॉइंट और रह गया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारा दोस्तों, आप यहीं पर आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पर एक और जैसे इसके अंदर दोस्तों एक उद्योग और आ जाता है आपका वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग में क्या होता है दोस्तों, ये आपका तकनीकी आधारित होता है। वायुयान उद्योग जो होता है वो आपका दोस्तों तकनीकी आधारित होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था खनिज पर आधारित आपके होते हैं जो लो इस्पात दोस्तों उद्योग होते हैं, तो इसी तरीके से तकनीकी पे आधारित दोस्तों कुछ उद्योग होते हैं जो आपका वायुयान उद्योग हो गया। वायुयान उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 1940 में आपका बेंगलोर के अंदर एक कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1940 में दोस्तों बेंगलोर के अंदर एक कंपनी की शुरुआत हुई थी। और इस कंपनी का जो स्टार्टिंग में जो नाम था दोस्तों वो आपका हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी नाम था दोस्तों। इसकी इसके जो संस्थापक थे वो बालचंद हीराचंद थे। बालचंद हीराचंद थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इस कंपनी का जो नाम है, वर्तमान में इस कंपनी का नाम दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम दोस्तों हो गया है HAL हेल। HAL हेल हो गया दोस्तों, जिससे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैंने आपको बता दिया, जो कि आपकी नवरत्न कंपनियों में एक आती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरीके की दोस्तों आपको मैं इसी तरीके की आपको दोस्तों हमारी हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।